कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसी शांत कमरे में नहीं बल्कि उथल पुथल और विभाजन की आग के बीच लिखा गया था? जी हां, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक नए देश के जन्म की कहानी है, उसके सपनों और संघर्षों की कहानी। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो पहला पड़ाव, आग में गढ़ा गया राष्ट्र। यहां हम देखेंगे कि आजादी के ठीक बाद भारत के सामने आखिर चुनौतियां थीं क्या-क्या। और ये वो दौर था जब देश का जन्म ही एक तरह से संघर्ष की आग में हुआ था। संविधान लिखे जाने से ठीक पहले का जो समय था ना, वो एक बहुत ही अजीब कश्मकश का दौर था। सोचिए, एक तरफ तो सदियों की गुलामी से आजादी मिलने का जबरदस्त उत्साह था और दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा गहरा जख्म था जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है। उम्मीद और नाउमीदी दोनों एक साथ खड़े थे। ऐसे में जो लोग संविधान बना रहे थे उनके सामने सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल यही था कि बंटवारे की इस राख से एक मजबूत और एकजुट देश आखिर बनाया कैसे जाए। एक ऐसा देश जो सिर्फ विविध नहीं था बल्कि अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। चलिए उस समय के माहौल को थोड़ा और महसूस करते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन लोगों के जहन में एकदम ताजा था। फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह करके अंग्रेजों की नींव हिला दी। लेकिन उसी साल अगस्त में कलकत्ता से जो हिंसा का दौर शुरू हुआ वो पूरे 1 साल तक चला और उसका अंत देश के दर्दनाक बंटवारे के साथ हुआ। ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही क्रूर फैसला लेने का वक्त था। भारत में जो मुसलमान थे उन्हें चुनना था कि वो यहीं रहें या एक नए देश पाकिस्तान जाएं। और वहीं पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिंदुओं और सिखों के सामने ये चुनौती थी कि वो या तो भारत भागे या फिर एक अनिश्चित भविष्य का सामना करें। लाखों लोग अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। तो सवाल ये है कि इतने बिखरे हुए, टूटे हुए देश को एक धागे में पिरोने का ये पहाड़ जैसा काम आखिर सौंपा किसे गया? चलिए मिलते हैं भारत की नींव रखने वाले उन शिल्पकारों से। ये जिम्मेदारी मिली संविधान सभा को। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि 1945-46 के चुनावों में जो प्रांतीय नेता चुने गए थे उन्होंने इन सदस्यों को चुना था। देखने में लगता है कि संविधान सभा में 82% सदस्य तो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो क्या सब एक ही राय के थे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस उस वक्त खुद एक बहुत बड़ा मंच थी जिसमें समाजवादी भी थे तो जमींदारों के समर्थक भी, और विचारों की यही भिन्नता, यही विविधता इस सभा की सबसे बड़ी ताकत बनी। और हाँ, सभा में भले ही लगभग 300 सदस्य थे, लेकिन संविधान बनाने का जो असल काम था ना, वो मुख्य रूप से 6 बड़े और प्रभावशाली लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ये हैं वो 6 चेहरे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान की आत्मा यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सरदार पटेल, जो पर्दे के पीछे रहकर सहमति बनाने का मुश्किल काम कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष के तौर पर पूरी बहस को सही दिशा दे रहे थे। और फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे लेकिन उनकी कानूनी समझ इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ KM मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे कानून के 2 और बड़े दिग्गज थे। अब इतने बड़े काम को करने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाया गया। अलग अलग कमेटियां बनाई गई और उनकी कमान इन बड़े नेताओं को सौंपी गई। जैसे केंद्र की शक्तियों वाली कमेटी नेहरू के पास थी, प्रांतों के संविधान वाली कमेटी पटेल देख रहे थे, और सबसे जरूरी संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी। चलिए अब आते हैं उस प्रक्रिया पर, उन बहसों पर जहां देश की तकदीर लिखी जा रही थी। ये वो दौर था जब एक एक शब्द पर, एक एक विचार पर तीखी और लंबी बहसें हुईं और उसी मंथन से हमारा संविधान निकला। इस काम की विशालता का अंदाजा जरा इन आंकड़ों से लगाइए। इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लगे। 165 दिन तो सिर्फ बैठकें चली, और इन बहसों को जब लिखा गया तो 11 मोटे मोटे ग्रंथ भर गए। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गंभीरता और कितनी मेहनत से ये काम किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो एक तरह से हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट बना। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हम यहाँ जैसी चीजें हैं उनसे संतुष्ट होने के लिए नहीं है, हमें इतिहास के पन्नों को फाड़ना है और एक नया इतिहास लिखना है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक नए भारत का ऐलान था।
लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई इस सपने से सहमत था। सोमनाथ लाहिड़ी जैसे कम्युनिस्ट सदस्यों का मानना था कि यह संविधान सभा तो अंग्रेजों ने बनाई है और ये उन्हीं के प्लान को आगे बढ़ा रही है। मतलब वहां पर विचारों का टकराव भी जबरदस्त था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये सारी बहसें किसी बंद कमरे में नहीं हो रही थीं। अखबारों में इन पर लगातार लिखा जा रहा था, आम लोग इन पर अपनी राय दे रहे थे। यहां तक कि अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता से सीधे सुझाव भी मांगे गए थे। तो ये सही मायनों में एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन बन गया था। तो इन सारी चर्चाओं, बहसों और टकरावों के बाद आखिर सामने क्या आया? भविष्य के भारत की एक ऐसी मजबूत तस्वीर बनी जिसे हमारे संविधान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब दुनिया सो रही थी, तब भारत अपनी जिंदगी और आजादी की सुबह की तरफ जाग रहा था। नेहरू ने अपना ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। ये सिर्फ आजादी का जश्न नहीं था, ये उन उसूलों का ऐलान था जिन पर नया भारत खड़ा होने वाला था। उस ऐतिहासिक प्रस्ताव का पहला और सबसे बड़ा वादा था देश के हर नागरिक के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बिना किसी भेदभाव के। ये एक ऐसे समाज की नींव थी जहां कोई किसी पर जुल्म न कर सके। दूसरा वादा था बराबरी का। सोचिए, एक ऐसा समाज जो सदियों से जाति और वर्ग में बटा हुआ हो, वहां हर इंसान को बराबर दर्जा और आगे बढ़ने के बराबर मौके देने का वादा करना, ये अपने आप में एक क्रांति थी। तीसरा वादा था आजादी का। हर किसी को अपने तरीके से सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी धर्म को मानने की और अपनी तरह से पूजा करने की पूरी आजादी। ये हमारे नए लोकतंत्र की आत्मा थी। और आखिरी और बेहद जरूरी वादा था सुरक्षा का। बंटवारे की हिंसा को देखते हुए ये तय किया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासी समुदायों को खास सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो भी देश की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। और फिर नवंबर 1949 में लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत और बहसों के बाद वो ऐतिहासिक पल आया। भारत के भविष्य के इस ब्लूप्रिंट पर दस्तखत हुए और एक पूरे राष्ट्र का सपना कानून बन गया। संविधान तो तैयार हो चुका था, लेकिन ये कोई मंजिल नहीं थी, ये तो एक लंबे सफर की बस शुरुआत थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग बस अब शुरू ही हुआ था। और सच तो ये है कि